नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कैरियर क्लासेज में। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट। इसका जो प्रावधान है, मैंने जो हमारी जो फर्स्ट क्लास हुई थी जिसमें इंट्रोडक्शन दिया था 22वां भाग का, उसमें मैंने बताया था कि इसका जो प्रावधान है वो किस भाग में, इसका प्रावधान है आपके भाग 3 में। और ये आपका जो भाग 3 है ये कहां से कहां तक है आपका, ये है आपका आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक। इसका क्या है प्रावधान, फंडामेंटल राइटों का जो प्रावधान है वो कहां से कहां तक है आपका, आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक। और देखिए इसके साथ साथ ही हम ये सारे आर्टिकल पढ़ लेंगे क्वेश्चनों में। जो ये हमारे जो मूल अधिकार के जो ये क्वेश्चन है, ये हमारे 60 क्वेश्चन होंगे लगभग, जिसमें कि एक दिन में 20 से 22 क्वेश्चन होंगे। और हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम इन क्वेश्चनों के साथ साथ एक एक आर्टिकल पर हमारी अच्छे से चर्चा भी हो जाए, जिससे कि आपको थ्योरी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए चलो हम स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है उसको, भारतीय नागरिकों को वर्तमान में कितने मूल अधिकार भारत के संविधान के द्वारा दिए गए। तो देखो, एक तो आपको सबसे पहले यह ध्यान रखना है कि यहां पर अगर शब्द होता केवल भारतीयों के लिए तो इसका आंसर अलग होगा, और लेकिन अगर यह दिया गया है कि भारतीयों के लिए तो इसका मतलब इसमें वो भी मूल अधिकार शामिल है जो विदेशियों और भारतीयों को दोनों को दिए गए हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका देखो, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बी। और वो 6 कौन कौन से आर्टिकल हैं, वो 6 कौन कौन से मूल अधिकार हैं जो हमारे आर्टिकलों में दिए गए। तो देखो उन पे हम थोड़ी चर्चा करते हैं, क्योंकि कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से कौन सा अधिकार भारतीयों को नहीं दिया गया, या निम्न में से कौन सा अधिकार हमारे संविधान में नहीं है। तो देखिए हम एक एक आर्टिकल की इसमें चर्चा करते हैं। देखो 6 तरह की हमारी जो मूल अधिकार हैं वो दिए गए हैं भारतीय नागरिकों को। देखो कौन कौन से हैं। एक तो है आपका समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। समानता का जो अधिकार है इसका जो प्रावधान है वो कहां से कहां तक है आपका, आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक। दूसरा है आपका स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। इसका जो प्रावधान है वो आपके कहां से कहां तक है, आपके आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 22 तक। उसके बाद में आता है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसका जो प्रावधान है वो आपके आर्टिकल कहां से कहां तक है, आपके आर्टिकल 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित क्या है प्रावधान। फिर उसके बाद में आपका आता है धर्म की स्वतंत्रता या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसका जो प्रोविजन है वो कहां से कहां तक है आपका, आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 28 तक। उसके बाद में आता है आपका शिक्षा और संस्कृति से संबंधित अधिकार, शिक्षा व संस्कृति से संबंधित, कि आप अपनी जो संस्कृति है उसका आप संरक्षण कर सकते हो। इसका ये क्या है, हमारा मूल अधिकार है, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। ये आपका कहां से कहां तक है, ये है आपका आर्टिकल और आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 में। उसके बाद में आता है आपका संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी। इसका जो प्रोविजन पहले था अभी हटा दिया गया है, इसका प्रोविजन था आर्टिकल 31 में। उसके बाद है आपका
संवैधानिक उपचार जिसे हम कहते हैं, और इसका जो प्रोविजन है वो कहाँ है आपका आर्टिकल 32 में। अब देखो इसमें आपको ध्यान रखने वाली जो बात है वो ये है कि ये जो हमारा जो संपत्ति का जो अधिकार है, ये हमारा संपत्ति का अधिकार है, ये हटा दिया गया। और ये कब हटाया गया? संपत्ति का अधिकार ये हटाया गया था आपका राइट टू प्रॉपर्टी। ये कब हटाया गया था आपका? ये हटाया गया था आपका 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। तो देखो अब ये क्या है संपत्ति का अधिकार, अब क्या है ये आर्टिकल 301 के तहत अब क्या है ये संवैधानिक अधिकार, अधिकार या विधिक अधिकार या विधिक अधिकार। और ये किस भाग में है? ये भाग 12 में है। आर्टिकल जो 300 ये है ये आपका भाग 12 में है। तो ये अभी आपका हटा दिया गया 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। इस तरीके से जो आपकी जो मूल अधिकार हैं भारतीय नागरिकों के लिए वो कितने हुए आपके? वो हुए इस तरीके से मूल अधिकार आपके 6। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये इसका क्या होगा राइट आंसर। देखो इसके साथ ही आप ये और देख लो कि जो 12 से और 35 तक क्या है हमारे मूल अधिकार। तो देखो ये तो आपने पढ़ लिए, 14 से और 32 तक तो आपने पढ़ लिए। उसके बाद में आप ये भी देख लो कि 12 और 13 में क्या है, 33, 34 और 35 में क्या है। तो देखिए आपके जो आर्टिकल जो 12 है, वैसे इसकी हम चर्चा करेंगे अच्छे से। इसमें है आपकी राज्य की परिभाषा कि राज्य क्या होगा, राज्य की परिभाषा। और जो आर्टिकल जो 13 है वो ये कहता है कि हम ऐसी कोई भी विधि नहीं बनाएंगे या ऐसा कोई भी अध्यादेश जारी नहीं करेंगे जिससे कि हमारे मूल अधिकारों का हनन हो या हमारे मूल अधिकारों पर प्रभाव पड़े। ऐसी कोई भी विधि नहीं बनाएंगे जिससे मूल अधिकार क्या हो प्रभावित, मूल अधिकार क्या हो प्रभावित। प्रभावित का मतलब मूल अधिकारों के असंगत हो, ऐसी हम कोई भी विधि नहीं बनाएंगे। उसके बाद में आता है आपका आर्टिकल 33। इसमें क्या है, संसद क्या कर सकती है? इसमें सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों और पुलिस या खुफिया जो एजेंसियां हैं उनके क्या कर सकती है, उनके मूल अधिकारों में कटौती कर सकती है। और यह जो अधिकार है ये किसके पास है? यह अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद के पास है। उसके बाद में जो आपका आर्टिकल जो 34 है उसमें क्या है कि जहां पर सैन्य विधि लगी हुई है या जहां पर मार्शल लॉ लगा हुआ है वहां पर मूल अधिकारों में कटौती की जा सकती है। उसके बाद में जो आपका आर्टिकल जो 35 है उसमें यह है कि अगर मूल अधिकारों को प्रभावी बनाना हो या मूल अधिकारों में कटौती करनी हो तो यह अधिकार सिर्फ किसके पास है? यह अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद के पास है। और इसमें संसद ये नहीं कि किसी भी मूल अधिकार में कटौती कर सकती है, संसद इसमें सिर्फ और सिर्फ उन्हीं मूल अधिकारों में कटौती करेगी जो संविधान में लिखे हुए हैं। और वो लिखे हुए हैं आपके आर्टिकल 33 और आर्टिकल 34 में कि इनके मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। एक तो जहां पर मार्शल लॉ हो, एक जहां पर पुलिस या आपकी खुफिया एजेंसी हो, उनके मूल अधिकारों का हनन किया जा सकता है। इस तरीके से आपको ये जो मैंने आपके 12 से जो 35 तक आर्टिकल हैं वो मैंने सारे आपको समझा दिए। और हम डिटेल में जैसे कि 14 से 18 तक है समानता का अधिकार, तो 14 से 18 में कौन कौन से समानता के अधिकार हैं वो हम क्वेश्चनों के हिसाब से अपन करते जाएंगे सारा, और सभी आर्टिकलों पर डिटेल से चर्चा होंगी। तो इसका राइट आंसर कौन सा हुआ आपका? ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद में देखिए आप निम्नलिखित में से राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद में है? तो देखिए आपको पहले तो आपको ये याद रखना है कि जो ये राज्य है, इस राज्य का मतलब ये स्टेट या प्रांत नहीं है, या इस राज्य का मतलब कोई देश नहीं है। तो इस राज्य का मतलब क्या है ये बताया गया है हमारे आर्टिकल किसमें 12 में कि जो राज्य की जो परिभाषा है वो क्या होगी, राज्य की
परिभाषा। उसके बाद आर्टिकल 13 में क्या है, 14 में क्या है, 15 में क्या है, इनको हम देखेंगे। तो देखिए आर्टिकल जो हमारा 12 है उसके तहत राज्य की परिभाषा क्या है, और इसमें यह कहा गया है कि जहां भी ये मूल अधिकार है वहां पर राज्य शब्द का जो अर्थ है वो ये समझा जाए जो कि हमारे आर्टिकल 12 में लिखा हुआ है कि राज्य ये होगा, और राज्य के कितने क्या मतलब इससे संबंधित राज्य की कितनी मतलब कौन कौन सी कंपनियां रहेंगी, या जो राज्य सरकार से जो वित्त पोषित है उनको भी राज्य माना जाएगा, और वो क्या नहीं करेंगे, वो भेदभाव नहीं करेंगे या वो मूल अधिकारों को हनन नहीं करेंगे। जैसे कोई प्राइवेट कंपनी है तो वह मूल अधिकारों का हनन मतलब इस तरीके से होगा उसमें कि जैसे कि आरक्षण नहीं दिया जाए, कोई प्राइवेट कंपनी तो उसमें नहीं दिया जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट की जो भी संस्थान है वो क्या देगी, आपको आरक्षण देगी। तो उसमें राज्य की परिभाषा देखो क्या है, देखिए राज्य की परिभाषा आर्टिकल 12 क्या है, इसमें आपके राज्य की परिभाषा कि आपको राज्य शब्द का मतलब क्या क्या समझा जाए जहां भी मूल अधिकारों में राज्य शब्द का यूज हो रहा है। तो देखिए एक तो इसमें है आपके संघ या केंद्र की क्या विधायिका व कार्यपालिका। उसके बाद में है आपकी राज्यों की, और जो ये राज्य, इस राज्य का मतलब क्या है, आपके प्रांत, स्टेट, जैसे कि राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार, इस राज्य का मतलब ये है इनकी विधायिका व कार्यपालिका। उसके बाद में राज्य शब्द का मतलब और क्या है, इसमें देखो इसमें लिखा हुआ है अन्य प्राधिकारी। अन्य प्राधिकारी इनका मतलब क्या है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम। आपको पता है कि ऐसी कुछ प्राइवेट कंपनियां होती हैं जिनमें पब्लिक की भी पार्टनरशिप होती है और गवर्नमेंट की भी पार्टनरशिप होती है। उसके बाद में आपके हैं ऐसी कोई संस्था जो राज्य के द्वारा वित्त पोषित हो, ऐसी संस्था जो राज्य द्वारा क्या हो, वित्त पोषित। उसके बाद में है आपके स्थानीय निकाय। स्थानीय निकाय में आपके कौन कौन से आते हैं, स्थानीय निकाय में आपकी दो चीजें आती हैं, एक तो आती है आपकी पंचायती राज्य, एक आते हैं आपके नगरीय निकाय। तो यहां पर यह लिखा हुआ है आर्टिकल 12 में कि ये जो ये राज्य शब्द है इसका मतलब ये होगा। तो ये तो होगा देखो इसका राइट आंसर। उसके बाद अगर हम अनुच्छेद 13 की भी थोड़ी चर्चा करें तो अनुच्छेद 13 का मतलब क्या होगा, अनुच्छेद 13 का मतलब ये होगा कि जो अनुच्छेद जो 13 ये या 13(1) में तो ये लिखा हुआ है कि ऐसी कोई भी विधि जो हमारे जो संविधान है उससे पहले कोई भी ऐसी विधि बनी है जो हमारे मूल अधिकारों के असंगत है तो उसे असंगति की सीमा तक क्या कर दिया जाएगा, शून्य कर दिया जाएगा। कहां तक, असंगति की सीमा तक, असंगति की सीमा तक। उसके बाद में जो 13(2) है उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें यह लिखा हुआ है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा। ये तो थे आपके संविधान पहले की बात। उसके बाद में अब प्रेजेंट में जब संविधान बन गया उसके बाद में राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो हमारे मूल अधिकारों के क्या हो, खिलाफ हो या विरुद्ध हो या उनका उल्लंघन करे। अगर वह विधि उल्लंघन करती है तो वह असंगति की सीमा तक क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यह संविधान बाद ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा।
और विधि अगर बन गई तो वह असंगति की सीमा तक शून्य हो जाएगा। देखो आप इसका मतलब समझो थोड़ा कि असंगति की सीमा का मतलब क्या होता है। असंगत, असंगत की सीमा का मतलब ये होता है, जैसे मान के चलो आपका कोई भी, जैसे आपका कोई भी कानून है, उसमें आपके कानून में क्या है कि 10 खंड हैं, 10 खंड, लेकिन उन 10 खंडों में से आपके 2 ही खंड ऐसे हैं कि आपके उसमें से 2 ही खंड ऐसे हैं कि जो वो मूल अधिकारों को हनन कर रहे हैं, तो जो वो 8 जो खंड हैं उनको तो लागू कर दिया जाएगा, और जो वो 2 खंड हैं उनको लागू नहीं किया जाएगा या उनको ही हटाया जाएगा। और हम इसे ही क्या बोलते हैं, इसे ही हम बोलते हैं पृथक्करण का सिद्धांत, कि जैसे 10 में से 2 हटा दिए गए, 2 को अलग कर दिया गया, सो क्या बोलते हैं, पृथक्करण का सिद्धांत। ये है आपके 2 में कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों की असंगत हो। उसके बाद देखिए आप आता है आपका 13(3) में क्या है, 13(3) में जो बार बार जो विधि शब्द आ रहा है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा, इस विधि शब्द का मतलब समझाया है कि इस विधि शब्द का मतलब आप क्या समझेंगे। देखो इसका मतलब आप अध्यादेश समझेंगे कि राज्य ऐसी कोई अध्यादेश जारी नहीं करेगा, कोई ऐसा कोई आदेश नहीं देगा, ऐसी कोई उपविधि नहीं बनाएगा, ऐसा कोई नियम या विनियम नहीं बनाएगा। उसके बाद में ऐसी कोई रूढ़ी या प्रथा नहीं होगी जो हमारे मूल अधिकारों को क्या करे, हनन, रूढ़ी या प्रथा। तो यह राज्य, इसको इसमें विधि में इसको परिभाषित किया गया है कि जो विधि शब्द है इसका मतलब क्या होगा। उसके बाद में आता है आपका 13(4). तो 13(4) में क्या लिखा हुआ है, 13(4) में आपके ये लिखा हुआ है कि अनुच्छेद जो 13 के जो उपबंध हैं वो अनुच्छेद 368 पर लागू नहीं हो सकते, क्योंकि जब ये कहा गया कि पहले संसद ने कि जो ये जो विधि शब्द है इसका मतलब संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, और मतलब संविधान संशोधन से हम मूल अधिकारों को हनन कर सकते हैं, और ये संविधान संशोधन भी क्या है, एक विधि। लेकिन आपके अभी जो आर्टिकल जो 13(4) है उसमें ये लिखा हुआ है कि जो ये जो संविधान संशोधन से भी हम, संविधान संशोधन और विधि का मतलब ये कि है संविधान संशोधन से भी हम मूल अधिकारों का हनन नहीं कर सकते। और ये आपके कब लिखा गया, ये आपके लिखा गया था संविधान संशोधन 1971 में ये लिखा गया था आपका। इस तरीके से आपके ये चारों जो आर्टिकल हैं जो भाग 13 के, इस तरीके से आपके चारों आर्टिकल होते हैं। और ये थे आपके, इसका जो संविधान संशोधन था वो कौन सा था, इसका 24वां संविधान संशोधन। इस तरीके से आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमारे भाग 13 में क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, भाग 12। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार किसी भी पैसे को चुनने या व्यवसाय करने का अधिकार किस आर्टिकल में दिया है। तो देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा जो अनुच्छेद जो 19 है वो क्या कहता है, आपकी 6 तरह की स्वतंत्रता प्रदान करता है। आपका कौन सा, अनुच्छेद 19। और वह 6 तरह की जो स्वतंत्रता है वो कौन कौन सी है, देखो, जिसमें एक तो है आपकी वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक व अभिव्यक्ति। इसका मतलब क्या है कि आपको बोलने की स्वतंत्रता है, आपको चुप रहने की स्वतंत्रता है, आपको कोई भी विचार रखने की स्वतंत्रता है, वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आपको प्रेस की स्वतंत्रता है, मतलब मीडिया की स्वतंत्रता। इसी आर्टिकल के तहत है आपके 19(1) का जो ए पॉइंट है, उसके अंतर्गत ये सारी स्वतंत्रता है। और इसका अलग अलग जो कोर्ट के निर्णय आए थे उसकी समय समय पर इसकी व्याख्या की गई। इसके बाद में आता है आपका 19(1) का बी पॉइंट। इसमें क्या है आपके,
इसमें है आपका सम्मेलन का अधिकार, सम्मेलन का अधिकार। और जो सम्मेलन का जो अधिकार होगा वो कैसा होगा आपका, वो होगा आपका शस्त्र रहित। उसके बाद में आपके सी पॉइंट में क्या आता है आपका, संघ बनाने का अधिकार, कि आप संघ बना सकते हैं, संघ बनाने का अधिकार। उसके बाद में आता है आपके डी पॉइंट में आता है आपके आबाद विचरण का अधिकार या घूमने का अधिकार। आप देश के किसी भी भाग में घूम सकते हो, विचरण का अधिकार। उसके बाद में आता है आपका निवास का अधिकार, निवास का अधिकार। उसके बाद में था आपका, इसमें था आपके पहले संपत्ति का अधिकार। ये मैंने आपको बताया था कि इसको क्या कर दिया, हटा दिया गया है, संपत्ति का अधिकार। और इसमें आता है आपका आजीविका, आजीविका जिसको बोलते हैं व्यवसाय का अधिकार, आजीविका या व्यवसाय का अधिकार। व्यवसाय का अधिकार, ये तो है आपका 19(1) का ABCDEFG तक ये पॉइंट है। उसके बाद देखिए, उसके बाद आते हैं आपके 19(2). 19(2) में क्या है, तो देखिए 19(2) में ये लिखा हुआ है कि इनकी क्या कुछ बाउंडेशन होती हैं कि आपको वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो है, लेकिन इसकी कुछ क्या है, सीमा है। जैसे कि देश की इससे संप्रभुता पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए और न्यायालय की अवमानना करनी चाहिए। उसके बाद में देश की एकता व अखंडता बनी रहनी चाहिए। इस तरीके की कुछ सीमा है आपके 19(2) में। और वो किसकी सीमा है आपकी, वो सीमा है आपकी वाक व अभिव्यक्ति की। उसके बाद देखो 19(3) में इसकी सीमा है, इसकी भी यही है, एकता व अखंडता बनी रहनी चाहिए। 19(4) में है जो वो इसकी सीमा है। उसके बाद देखिए 19(5) है, उसमें इन दोनों की सीमाएं आबाद विचरण व निवास की, कि क्या क्या इनकी बाउंडेशन होनी चाहिए। ये नहीं कि आप कहीं भी घूम रहे हैं, इससे जनता के जो हित हैं वो प्रभावित हों। कहीं आप रात को घूम रहे हो और आप जोर जोर से शोर कर रहे हो, या फिर आप ऐसे एरिया में नहीं घूम सकते जैसे कि वहां कोई जनजाति रह रही हो और जनजातियों के जो अधिकार हैं उनका हनन हो रहा हो। उसके बाद में आते हैं आपके 19(6). इसमें क्या है, आपकी आजीविका और व्यवसाय से संबंधित सीमा है कि आप इस तरीके से पैसे नहीं कमा सकते, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है वेश्यावृत्ति या नशीले पदार्थ। अगर आप इस तरीके से पैसा इनलीगल तरीके से नहीं कमा सकते, इनके लिए आपको क्या होना चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए। तो यह है आपका आर्टिकल 19। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका आर्टिकल 19(1). इसमें भी अगर कभी आपसे ये पूछ ले ABCDEFG तो कौन सा आएगा, इसमें G आएगा। G से आपको याद क्या रखना है, आजीविका, जीविका के साधन, आजीविका, इससे आपको ये याद हो जाएगा। देखिए निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए है। तो देखो एक तो आपका क्वेश्चन आता है कि भारतीय नागरिकों के लिए कौन सा है, ये कहता है आपको केवल भारतीय नागरिकों के लिए कौन सा मूल अधिकार है। तो देखिए ये कौन कौन से मूल अधिकार हैं जो केवल भारतीयों के लिए। देखिए वो है आपके 15, आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30। ये आपके आर्टिकल हैं जो कि केवल और केवल किनको प्राप्त है, भारतीयों को प्राप्त, ना कि विदेशियों को प्राप्त। तो देखिए ये जो आपका स्वतंत्रता का जो अधिकार है ये कहां से कहां तक आता है, ये आपका आता है आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 22 तक। उसके बाद देखिए धर्म की जो स्वतंत्रता है वो आपकी कहां से कहां तक है, वो है आपकी आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 28 तक। उसके बाद देखिए जो समानता का जो अधिकार है वो है आपके आर्टिकल 14 से लेके
आर्टिकल 18 तक। तो देखिए ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये कहाँ है आपके, ये है आपके आर्टिकल 19 में। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये कहाँ है आपके आर्टिकल 19 में। तो यही क्या होगा इसका राइट आंसर, क्योंकि इनमें बीच बीच में आ तो रहे हैं, लेकिन आपका सबसे जो सटीक आंसर है वो सबसे सटीक आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अब देखो इनको याद आप कैसे रखोगे, देखो जो 15 और 16 है ये दोनों क्या है कंटिन्यूअस, उसके बाद में आपको 19 याद रखना, 29 से सीधा ही 10 बाद में 29 और 30, 19 के 10 बाद में 29 और 30, इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हैं। या फिर आप इनको ऐसे भी याद रख सकते हैं जैसे कि 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा, उसके बाद में आप इधर तो एक बढ़ाओगे और इधर क्या करोगे एक घटाओगे। और वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये तो आपको याद होना ही चाहिए। अगर इसको विदेशियों को दे देंगे तो वो हमारे देश के खिलाफ इसे तो कुछ भी बोल सकते हैं, इसलिए ये जो अधिकार है ये सिर्फ और सिर्फ भारतीयों के लिए। देखिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पुलिस को गिरफ्तार अभियुक्त को 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष सम्मुख प्रस्तुत करना होगा। तो ये आपका किस आर्टिकल में ये इसमें कहा गया है, अनुच्छेद 14 में, अनुच्छेद 22 में, अनुच्छेद 24 और अनुच्छेद 26 में। तो देखिए अनुच्छेद जो 14 है इसमें तो क्या है आपके विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण। और जो अनुच्छेद जो 22 है इसमें यह लिखा हुआ है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निरोध से संबंधित संरक्षण नागरिकों को दिया जाएगा। अब वो संरक्षण कौन कौन से होंगे, तो देखिए एक तो इसमें यह होगा कि जो कोई व्यक्ति अगर गिरफ्तार कर लिया तो उसको कारण जानने का अधिकार है, यही लिख लेते हैं कारण जानने का अधिकार, जानने का अधिकार। उसके बाद में दूसरा है आपका कि उसको यह अधिकार है कि वो है अपने मनपसंद वकील से परामर्श कर सकता है, वकील से परामर्श करने का अधिकार। उसके बाद में इसमें जो तीसरा पॉइंट है वो क्या है कि 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना, मजिस्ट्रेट के समक्ष क्या करना, प्रस्तुत करना। यह जो तीनों ही बातें हैं ये लिखी हुई हैं आपके अनुच्छेद 22 में उसमें। लेकिन इसमें जो 24 घंटे के अंदर जो मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा, इसमें जो यात्रा का समय है वह इसमें यात्रा का समय है जो इसमें काउंट नहीं किया जाएगा। लेकिन यह किन किन व्यक्तियों के लिए लागू नहीं होता, यह लागू नहीं होता जो निवारक निरोधी जो व्यक्ति होते हैं उनके विरुद्ध यह लागू नहीं होता। और जो निवारक जो निरोध होते हैं उनका जो आधार होता है वो क्या होता है कि राष्ट्रीय देश की सुरक्षा खतरा हो सकता है उनसे, और राष्ट्रीय एकता व अखंडता का खतरा हो सकता है। तो एक तो ये निवारक निरोध वाले हैं, इनके लिए लागू नहीं होता। एक ये जो हमारे शत्रु देश होते हैं उनके लिए यह लागू नहीं होता। उनके लिए कितना रखा गया है, उनके लिए रखा गया है आपका 3 माह निवारक निरोध और शत्रु देश के लिए कितना है 3 माह तक मैक्सिमम इनको रख सकते हैं। मतलब मैक्सिमम इनको 3 माह तक इनको गिरफ्तार किया जा सकता है और इनको न्यायालय मतलब इनको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, मैक्सिमम 3 माह। और यह जो 3 माह है इसको भी हम बढ़ा सकते हैं। इसको हम बढ़ाएंगे तो यह क्या है, एक बोर्ड के द्वारा यह बढ़ाया, मतलब बोर्ड एक सलाहकारी बोर्ड होगी उसके द्वारा इस समय को बढ़ाया जा सकता है। और जब इसको बढ़ाएंगे तो जो इसके जो सलाहकारी बोर्ड के जो मेंबर होंगे वह उनकी जो योग्यता होगी, उनकी योग्यता कम से कम ये होगी कि वह उच्च न्यायालय के क्या होंगे, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे। तो ये क्या हो गया आपका 22 हो गया आपका राइट आंसर।
उसके बाद जो आपके जो 26 है इसमें आपकी धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित प्रावधान, और उसके बाद में जो आर्टिकल आपका 24 है इसमें क्या है आपके शोषण के विरुद्ध अधिकार, कि अगर कोई व्यक्ति 14 साल तक किसी कारखाने में कार्य करता है तो ये क्या होगा, ये कानून रूप से एक अपराध होगा। इसको हम और अच्छे से आर्टिकल जब 24 पढ़ेंगे तो इसको अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए निम्न में से कौन से मूल अधिकार को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय या आत्मा कहा है? समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, या संवैधानिक उपचारों का अधिकार? तो देखिए एक मैंने आपको पहले जब हम प्रस्तावना पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा किसने कहा है? तो प्रस्तावना को कहा था आपके किसने? ठाकुरदास भार्गव ने। ठाकुरदास, ये आपको याद रखना है, कहीं इनमें कंफ्यूज मत हो जाना, ठाकुरदास भार्गव। लेकिन जो आर्टिकल जो 32 है उसको किसने कहा है? आपके बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था कि यह क्या है, संविधान की हृदय और यह संविधान की क्या है, आत्मा है। और इसमें है क्या, इसमें देखो 5 तरीके की क्या है इसमें, रिट या याचिका, जिसमें कि आपको अगर पहली है जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, इनका हम अर्थ समझेंगे अभी जो इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे। दूसरी है आपकी परमादेश, तीसरी है आपकी अधिकार परीक्षा, चौथी है आपकी इसमें प्रतिषेध, पांचवी है आपकी इसमें उत्प्रेषण। यह है आपकी पांचवी, ये 5 तरीके की रेखा है आपके आर्टिकल 32 में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है? संगठन बनाने का अधिकार, ये मैंने आपको बताया था, संघ या संगठन बनाने का अधिकार हमारा मूल अधिकार है। और कहां पे? आर्टिकल 19 में। समूह बनाने का अधिकार, ये भी है आपका आर्टिकल 19 में। देश के किसी भाग में घूमने या फिरने का अधिकार, ये भी है आपके आर्टिकल किसमें? आर्टिकल 19 में। उसके बाद देखिए संपत्ति का अधिकार, तो ये क्या नहीं है आपका, ये आपका मूल अधिकार नहीं है। ये कौन सा अधिकार है आपका? यह है आपका विधिक या संवैधानिक अधिकार। और अभी जो इसका जो उल्लेख है, या कानूनी अपराध भी इसको बोल सकते हैं, इसका जो उल्लेख है, इसका उल्लेख अभी कहाँ है आपके? इसका जो उल्लेख है अभी आर्टिकल 300A में है, और भाग 12 में इसका उल्लेख है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? संपत्ति का अधिकार। देखिए मूल अधिकारों से संबंधित जनहित याचिका दायर की जा सकती है मात्र उच्चतम न्यायालय में, मात्र उच्च न्यायालय में, किसी भी न्यायालय के समक्ष, उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के समक्ष। तो देखिए ये जो जनहित याचिका होती है मूल अधिकारों के संबंध में, ये आर्टिकल 32 क्या देता है? ये पावर देता है किसको? सुप्रीम कोर्ट को। और जो आर्टिकल 226 है ये पावर देता है हाई कोर्ट को। कभी आपको ये स्टेटमेंट के रूप में पूछ ले, क्या अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष मूल अधिकारों का संरक्षण किया जाता है? तो ये क्या होगा आपका? गलत, क्योंकि ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ही मूल अधिकारों का संरक्षण करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा आपका? ये होगा आपका उच्चतम व उच्च न्यायालय। तो देखिए एक तो आपका आता है आर्टिकल 32, एक आता है आपका आर्टिकल 226, ये तो है आपके हाई कोर्ट से संबंधित।
और ये है आपके सुप्रीम कोर्ट से संबंधित। तो देखिए जो सुप्रीम कोर्ट होता है वह रिट जारी करने के लिए क्या होता है, बाध्य होता है, क्योंकि जो अनुच्छेद जो 32 है हमारा, आर्टिकल 32 है, वह क्या है, एक मूल अधिकार है। तो सुप्रीम कोर्ट होता है वो क्या होता है, बाध्य है वह रिट जारी करने को, अगर मूल अधिकारों का हनन होता है तो। और यह क्या है आपके, हाईकोर्ट आपका बाध्य नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 226 हमारा एक मूल अधिकार नहीं है। उसके बाद देखिए, उसके बाद और उसमें क्या है कि जब हमारे देश में अगर कहीं राष्ट्रीय कहीं क्या अगर नेशनल इमरजेंसी हमारे देश में लग रही है तो रिट जारी के लिए यह मना कर सकता है या रिट जारी नहीं की जा सकती। नेशनल इमरजेंसी के समय रिट जारी नहीं की जा सकती या यह बाध्य नहीं है। पहले तो क्या था, ये अगर नेशनल इमरजेंसी नहीं हो तो बाध्य है, लेकिन यहाँ पे अगर ये नेशनल इमरजेंसी के समय रिट जारी करने के लिए मना भी कर सकता है। इसमें क्या होता है, आपके नेशनल इमरजेंसी के समय भी रिट जारी की जा सकती है। उसके बाद में जो इसका तीसरा पॉइंट है वो क्या है इसका, कि सुप्रीम कोर्ट के सामने सिर्फ और सिर्फ रिट जारी जब की जा सकती है जब मूल अधिकारों का हनन हो रहा हो। ओनली फंडामेंटल राइट में ही रिट जारी की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट के समक्ष। और इसमें क्या है, आपके फंडामेंटल राइट प्लस अन्य अधिकारों के लिए भी रिट जारी की जा सकती है, किसमें, आपके हाई कोर्ट में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट दोनों न्यायालयों के समक्ष। देखिए, निम्न में से कौन सी याचिका व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है, परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा और प्रतिषेध। तो ये मैंने अभी आपको बताया था कि इनका जो प्रावधान है वो, इनका प्रावधान कहाँ है आपके, इनका प्रावधान है आपके आर्टिकल 32 में इनका प्रावधान है। तो देखो हम समझते हैं इनको कि परमादेश का मतलब क्या होता है। इसमें एक रिट आपकी और होती है, पांचवी रिट, वो कौन सी होती है आपकी, वो होती है आपकी उत्प्रेषण। तो देखिए परमादेश का मतलब क्या होता है कि हम आदेश देते हैं, इनका जो शाब्द करते हो क्या होता है, हम आदेश देते हैं। और यह आदेश कौन देते हैं और किसको देते हैं, तो यह रिट किसी भी व्यक्ति के द्वारा जारी की जा सकती है। अगर कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक पद पर बैठा है और वह अपने कर्तव्यों का अच्छे से पालन नहीं कर रहा है तो यह रिट जारी की जा सकती है। लेकिन इसमें कुछ अपवाद हैं, किस किस के सामने यह रिट जारी नहीं की जा सकती। तो देखिए यह एक तो निजी व्यक्ति के सामने जारी नहीं की जा सकती, उसके बाद यह रिट जारी नहीं की जा सकती राज्यपाल के और राष्ट्रपति के समक्ष यह रिट जारी नहीं की जा सकती। राष्ट्रपति व राज्यपाल के विरुद्ध यह रिट जारी नहीं की जा सकती। और किसके विरुद्ध, निजी व्यक्ति के विरुद्ध यह रिट जारी नहीं की जा सकती। उसके बाद आता है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है, इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो तो होता है इसका सशरीर प्रस्तुत करना या सशरीर प्रस्तुत किया जाए, सशरीर प्रस्तुत किया जाए। और ये जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है ये आपकी कब जारी की जाती है, अगर किसी व्यक्ति को असंवैधानिक तरीके से गिरफ्तार किया हुआ है तब यह रिट क्या होती है आपकी, यह रिट आपकी जारी होती है। और यह रिट आपके दोनों के लिए जारी होती है, सरकारी व निजी व्यक्ति, सरकारी व निजी व्यक्ति। जब यह अगर देखिए सरकारी क्षेत्र में अगर जारी होती है तो यह किसके समक्ष होती है, आपके मुख्य सचिव के समक्ष यह रिट जारी होती है।
उसके बाद आता है आपका अधिकार परीक्षा। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि या तो होता है कि किस अधिकार से, या होता है वारंट द्वारा, या होता है प्राधिकृत। क्या क्या होते हैं इसके? देखो, वारंट द्वारा, या प्राधिकृत, या होता है ऐसा किस अधिकार से नियुक्त। किस अधिकार से नियुक्त, ये होता है इनका शाब्दिक अर्थ अधिकार परीक्षा का। देखो ये क्या कहता है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो योग्य नहीं है और वो है किसी राजनीतिक या सार्वजनिक पद पर बैठा है, तो यह रिट जारी की जाती है। और यह जो रिट होती है वह नियुक्त करने वाले लोगों के लिए जारी नहीं की जाती। यह जो रिट है वह नियुक्त हुए व्यक्ति के लिए जारी की जाती है, ना कि नियुक्त करने वाले व्यक्ति के लिए। कि अगर कोई व्यक्ति अयोग्य है तो वह, अगर उसकी जो योग्यता है वो उसके लिए पद के लिए नहीं है, तो यह रिट क्या होती है? यह रिट जारी होती है। उसके बाद में आता है आपका प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब क्या होता है आपका? रोकना, रोकना। तो देखो, एक तो आप ये ध्यान रखो कि जो प्रतिषेध और उत्प्रेषण ये दोनों होती हैं, ये दोनों उच्चतम न्यायालय के द्वारा निम्नतर न्यायालयों के लिए जारी की जाती है। इनमें थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको हम देखते हैं। तो देखो इसका मतलब क्या होता है? रोकना। तो देखो यह रिट उच्चतर न्यायालय द्वारा अधीनस्थ या निम्नतर न्यायालयों के लिए जारी की जाती है। तो यह क्यों जारी की जाती है? अगर निम्नतर न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करते हैं तो यह रिट जारी की जाती है। उसके बाद में देखो इसमें और इसमें अंतर क्या होता है कि यह रिट आपकी जारी की जाती है उच्चतम न्यायालय के द्वारा निम्नतर न्यायालय के लिए जारी की जाती है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, जो मामला होता है उसको उच्चतम न्यायालय अपने पास बुला लेता है। इसमें और इसमें यही फर्क है कि इसमें तो जो ये कहता है कि आप यहीं रुक जाओ, आप अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जा रहे हो, लेकिन जो ये है आपको उत्प्रेषण, इसमें क्या करता है? इसमें उच्चतम न्यायालय अपने पास बुलाता है। उसके बाद में देखो यह जो रिट है ये केवल न्यायालयों में जारी की जाती है, उच्चतम न्यायालय व निम्नतम न्यायालयों के लिए। उसके बाद में जो उत्प्रेषण है ये आपके कार्यपालिका से संबंधित भी आपकी ये जारी की जा सकती है। और ये जो आपका जो प्रावधान है ये कब से कब, मतलब कब किया गया? ये 1991 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया कि यह रिट कार्यपालिका के विरुद्ध भी जारी की जा सकती है। तो कभी आपको क्वेश्चन आ जाए कि ऐसी कौन सी रिट है जो कार्यपालिका के विरुद्ध भी जारी की जा सकती है। और ये आपका निर्णय कब आया? आपका ये आया था आपका 1991 में आपका यह निर्णय आया था। कौन सी याचिका व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंध है? तो व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता होती है उससे क्या है आपका? बंदी प्रत्यक्षीकरण। देखो ये आपका रिपीट क्वेश्चन है, ये किसको कहा गया था आपके? ये मैंने पहले ही बताया था आपको, अनुच्छेद 32। तो इसमें क्या है? संवैधानिक उपचार, संवैधानिक उपचारों, इसमें क्या है आपकी 5 तरीके की आपकी क्या है रिट, जो मैंने अभी आपको डिटेल से बताई थी। देखिए, शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान में किस मूल अधिकार में शामिल है? संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और समता का अधिकार। देखो पहले तो ये देखो इनका उल्लेख कहां से कहां है आपका? इसका है आपकी समता का 14 से लेके 18 तक। उससे आपकी इससे बहुत चीजें क्लियर होंगी। स्वतंत्रता क्या है आपका? 19 से लेके 22 तक। धार्मिक जो स्वतंत्रता होती है, धार्मिक जो
उसका है आपका 25 से लेके आर्टिकल 28 तक। उसके बाद में शिक्षा संस्कृति का है आपका 29 और 30। तो देखो आप इसमें कंफ्यूज आप इसमें किस लिए होगे, अगर आप ये पढ़ोगे अच्छे से शिक्षा संबंधी तो ज्यादातर जो लोग होंगे वो क्या करेंगे, इसको ही राइट टिक कर देंगे। लेकिन ये किसके लिए है, ये है आपके अल्पसंख्यकों के लिए, ना कि यह ओवरऑल के लिए है। तो ओवरऑल के लिए आपके कहाँ है, शिक्षा का अधिकार आपके है आर्टिकल आपके आर्टिकल 21A में है शिक्षा का अधिकार। और ये कब जोड़ा गया था, ये जोड़ा गया था आपके 86वें कॉन्स्टिट्यूट अमेंडमेंट 2002 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। और पहले ये क्या था, पहले यह था आपका नीति निर्देशक जो तत्व था, पहले ये उसमें शामिल था, लेकिन 86वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आर्टिकल 21 देखो कहां आता है आपका, ये आता है आपके स्वतंत्रता के अधिकार में। तो ये किस में शामिल होगा, इसमें। इसको थोड़ा आप ध्यान से देखना, आप इसको आप सही मत कराना, ये आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए, मूल अधिकारों को लागू करवाने के लिए उच्च न्यायालय के अंतर्गत रिट जारी करने में संपन्न है। मतलब उच्च न्यायालय जो है हमारा, जो हाई कोर्ट जो है, वह किस आर्टिकल के तहत उसमें रिट जारी की जाती है, तो वो किस आर्टिकल के तहत की जाती है, आपके आर्टिकल 226। और सुप्रीम कोर्ट की जाती है आपके आर्टिकल किसमें, आर्टिकल 32 के तहत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, आर्टिकल 226। और वो मैंने आपको डिफरेंस बता दिया था कि किसका कितना अधिकार है, इन दोनों मैंने आपको अंतर करके भी बताया था। देखिए, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है, स्वतंत्रता का अधिकार आपका है, संपत्ति का अधिकार आपका मूल अधिकार नहीं है। अब क्या है, ये वैधानिक विधिक अधिकार या यह क्या है, आप संवैधानिक अधिकार। समानता का अधिकार है आपका, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। तो उसका राइट आंसर क्या होगा आपका, संपत्ति का अधिकार। देखिए आप इसको, देखिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के शासन की स्थापना करता है। तो देखिए ये मैंने आपको बताया था, जो अनुच्छेद जो 12 है उसमें क्या है आपके, उसमें आपके राज्य की परिभाषा। और अनुच्छेद जो 13 है उसमें क्या है कि हम कोई भी ऐसा नियम कानून विधि अध्यादेश आदेश कोई भी ऐसा हम जारी नहीं कर सकते जो हमारे मूल अधिकारों को क्या हो, असंगत हो, या फिर ऐसी कोई पहले की जो विधि है अगर वो ऐसी है तो उसको भी हम असंगत मानेंगे, जो मूल अधिकारों क्या है वो विरुद्ध है, और वो असंगति की सीमा तक क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। तो इसका देखो, इसका प्रोविजन देखो कहां, देखो आर्टिकल जो 14 है उसमें देखो दो बातें हैं। एक तो उसमें क्या है आपकी, विधि के समक्ष समता, और एक है आपकी इसमें विधि का समान संरक्षण। देखिए काफी ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन कुछ लोगों को क्या है क्लियर नहीं होता, तो मैं आपको इसको डिटेल से बताता हूं। देखो कि विधि के जो समक्ष जो समता है वो क्या होती है। देखिए विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता, इसका प्रोविजन कहां है आपके आर्टिकल 14 में। तो देखो विधि के समक्ष समता ये कहती है कि हमारे यहाँ जो देश है यहाँ पर क्या विधि क्या है, सर्वोपरि है। विधि के समक्ष सभी क्या है, समान है। विधि के अनुसार किसी को भी किसी के साथ भी क्या नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। विधि क्या है,
सर्वोपरि, सर्वोपरि। विधि के समक्ष सभी क्या है? समान। क्या है? विधि के समक्ष सभी समान, या जो भी कानून है उस कानून के समक्ष है, जो भी क्या है वो सभी कानून के समक्ष क्या है? समान। लेकिन ये आपको एक चीज से ये ऐसा लग रहा है कि अगर ऐसा होगा कि सारे जो कानून हैं वो सभी के लिए समान होंगे तो हमारे जो वंचित वर्ग के जो लोग हैं उनके जो हित हैं वो प्रभावित होंगे। इसलिए ये क्या है? एक नेगेटिव अवधारणा, नकारात्मक अवधारणा। और ये नकारात्मक आपकी अवधारणा ये क्यों है? क्योंकि अगर सभी लोगों के लिए समान कानून बना दिए, जैसे कि टैक्स है, टैक्स के लिए एक प्रॉपर आय निश्चित की है कि इस आय से ऊपर लोग टैक्स देंगे। अगर सरकार ये कर दे कि सभी लोग टैक्स देंगे तो यह जो वंचित वर्ग के जो लोग हैं या गरीब लोग हैं तो उनका क्या होगा? उनके अधिकारों का हनन होगा और वह ये पे भी नहीं कर सकते। नकारात्मक अवधारणा। और ये कहां से ली गई है? ये आपकी ली गई है ब्रिटेन से, ब्रिटेन से यह ली गई है। लेकिन क्या है इसमें? क्या है? कुछ क्या है? अपवाद हैं। जैसे कि इसमें आर्टिकल 361 है, उसके तहत आपके राष्ट्रपति और राज्यपाल को क्या दिया गया है? संरक्षण दिया गया है। इसके अगर हम अपवाद की बात करें, देखिए राष्ट्रपति व राज्यपाल को संरक्षण दिया गया है आर्टिकल 361 के तहत। इसमें देखो संरक्षण में क्या क्या चीजें, एक तो इसमें यह है कि अगर राष्ट्रपति और राज्यपाल अगर अपने जो कर्तव्य कर रहे हैं तो उन कर्तव्यों के लिए आप चाहे वो कोई भी एक्शन लें उनके लिए आप कोई भी न्यायालय में नहीं जा सकते। उसके बाद में देखो कर्तव्यों के लिए, कर्तव्यों का निर्वहन करते समय आप न्यायालय में नहीं जा सकते। उसके बाद में देखो इन पर कोई भी आपराधिक पद पर रहते हुए आपराधिक या कारावास इनको नहीं सुनाया जाएगा, या इनके अपराध से संबंधित कोई भी जो अपराध अगर इन्होंने कर भी दिया तो अपराध से संबंधित न्यायालय इनको ये नहीं कह सकता कि आप कोर्ट आइए। उसके बाद में देखिए, उसके बाद में है कि इनका कोई पहले का इन्होंने कोई मतलब कुछ अपराध कर दिया तो अगर उस अपराध को भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नहीं बुलाया जाएगा कि आप यहाँ न्यायालय में आइए। उसके बाद अगर कोई सिविल मामला है तो सिविल मामले में भी क्या 2 महीने पहले क्या दिया जाएगा? 2 माह पहले नोटिस दिया जाएगा। उसके बाद जो अधिकार हैं वो और अधिकार किस किस को दिए गए हैं आपके? ये तो हो गया राज्यपाल का। उसके बाद दिए गए अधिकार आपके किनको? सांसदों को। राष्ट्रपति और राज्यपाल के बाद सांसदों को विशेष अधिकार। और ये आपके किस आर्टिकल में दिए गए? ये दिए गए आपके 105 अनुच्छेद 105 में। उसके बाद देखो आते हैं विधानमंडलों के सदस्य। विधानमंडलों के क्या सदस्य, इसके दिए गए आपके आर्टिकल 134 में। उसके बाद देखिए जो हमारे जो विदेशी जो राजदूत होते हैं उनके लिए भी कुछ अधिकार हैं, और जैसे और या फिर उच्चायुक्त होते हैं उनके लिए भी कुछ अधिकार हैं। उसके बाद जैसे कि यूएनओ की संस्थाओं के जो यूएनओ की जो संस्थाएं होते हैं उनके कुछ सदस्य होते हैं, या जैसे वो यहाँ आते हैं तो उनके लिए भी क्या है? कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। ये तो हो गया आपका विधि के समक्ष क्या समता। उसके बाद में हमने अपवाद भी पढ़ लिए, और यही एक नेगेटिव अवधारणा है। और ये नेगेटिव अवधारणा क्यों है? क्योंकि अगर सभी जो लॉ है वो समान हो जाएंगे तो वंचित वर्ग के जो लोग हैं उनके अधिकारों को क्या होगा? हनन होगा। अब इसमें दूसरा कॉन्सेप्ट आता है आपका विधि का समान संरक्षण। विधि का समान संरक्षण।
देखो इसका मतलब क्या होता है, आपके विधि का जो समान संरक्षण होता है, इसका मतलब क्या होता है कि जो जो मतलब सरकार है वो क्या कर सकती है आपकी, वो युक्ति संभव भेदभाव कर सकती है। वैसे तो सभी समान है, लेकिन वो युक्ति संबद्ध भेदभाव कर सकती है। और जो इनका जो उद्देश्य था वो क्या था, वंचित वर्ग के लोग या गरीब लोगों का ध्यान में रखना। तो इसलिए ये क्या हुई, ये जो अवधारणा है वो क्या हुई आपकी, ये जो अवधारणा है वो हुई आपकी सकारात्मक अवधारणा। सकारात्मक अवधारणा, क्योंकि इसमें क्या कहा गया आपका कि युक्ति संबद्ध भेदभाव, युक्ति संगत भेदभाव किया जा सकता है। किया जा सकता है। वैसे तो इसमें यह है कि समान परिस्थितियों में समान व्यवहार, जैसे दोनों की अगर परिस्थिति किसी, जैसे दोनों एक जैसे लोग हैं उनके लिए कोई भी भेदभाव नहीं होगा, उनके लिए क्या रहेगा, कोई भी नियम होगा क्या रहेगा, समान। उसको मैं अभी आपको लिए एक एग्जांपल से समझाऊंगा कि समान परिस्थितियों में समान व्यवहार क्या होता है। और जो ये होती है आपकी युक्ति संबद्ध जो भेदभाव जो होता है वो कैसे होता है। तो ये क्या हुई आपकी सकारात्मक अवधारणा। और देखो ये कहां से लिया गया आपका, ये लिया गया आपका अमेरिका से। विधि के समक्ष समता तो ली गई है आपकी ब्रिटेन से, और विधि का समान संरक्षण ये लिया गया आपके अमेरिका से। देखो अब हम इसको समझते हैं कि जो युक्ति संबद्ध जो भेदभाव होता है उसका मतलब क्या होता है। देखिए इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं कि यह कोई दो व्यक्ति हैं A1 और A2। ये कोई दो व्यक्ति हैं B1 और B2। तो देखिए ये दोनों क्या है, ये दोनों सेम है, या इनको आप मानो तो ऐसे ही मान लो कि ये दोनों व्यक्ति हैं जो ये क्या है A और ये दोनों क्या है B। तो देखिए जैसे मान के चलो ये वाले जो लोग हैं ये क्या है, ये मान के चलो कि ये SC कैटेगरी से है, SC कैटेगरी से। और ये क्या है, ये है आपकी जनरल या सामान्य कैटेगरी से। तो अब इसमें क्या है देखो कि ये दोनों जो लोग हैं इनमें क्या है कि जो SC के जो लोग हैं इन दोनों में क्या नहीं होगा, इन दोनों में भेदभाव नहीं किया जाएगा, आपस में इन दोनों में भेदभाव नहीं होगा। और इन दोनों में भी आपस में क्या नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा, क्योंकि जो दोनों की जो परिस्थितियां हैं वो क्या है, समान है। तो हमारा जो आर्टिकल 14 है वो कहता है समान परिस्थितियों में समान व्यवहार। तो समान परिस्थितियों में समान व्यवहार हो रहा है। उसके बाद देखो जो ये है और क्या है ये बी, इन दोनों में भेदभाव हो सकता है। इसका मतलब क्या होगा आपका, इसका मतलब होगा आपका कि असमान परिस्थितियों में असमान व्यवहार या युक्ति संबद्ध भेदभाव। तो ये क्या हो गया आपका युक्ति संभव भेदभाव, ये हो गया आपका। या फिर अगर आप इसका दूसरा एग्जांपल लेना चाहो, देखो क्योंकि हमारा उद्देश्य भी तो यही है कि हमको जो शैक्षणिक या सामाजिक रूप से जो पिछड़े हैं उन वर्गों का भी तो हमको ध्यान रखना है। देखो एक एग्जांपल आप इसका एक ये भी देखो, जैसे मान के चलो ये क्या है आपके, ये है आपके मेल और ये क्या है आपकी दो फीमेल। तो हमने कोई भी योजना चलाई वो किन के लिए चलाई, वो चलाई हमने फीमेल के लिए वो कोई योजना चलाई। तो उस जो योजना है उसकी योजना का जो लाभ है वो किसको मिलेगा आपके, वो मिलेगा कहा कि फीमेल को मिलेगा। तो अब जब कहा कि सारी फीमेलों को ये लाभ मिलेगा तो जो ये फीमेल है इन फीमेलों में क्या नहीं किया जाएगा, इन दोनों में भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब ये जो मेल है इन मेलों को ये नहीं दिया जाएगा, या फिर कोई भी ऐसी योजना चलाई जाए जो मेलों के लिए है तो इन दोनों मेलों में भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन इन दोनों में भेदभाव किया जा सकता है। जैसे कोई योजना अगर मेल के लिए चलाई तो महिलाओं को उसका लाभ नहीं मिलेगा, या कोई भी योजना महिलाओं के लिए चलाई तो पुरुष को उसका लाभ नहीं मिला। ये क्या होता है आपका युक्ति संभव भेदभाव। तो मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के शासन की स्थापना कौन सा करता है आपका? ये करता है आपका आर्टिकल 14। देखिए भारतीय संविधान के 19वें अनुच्छेद में मूलतः कितनी स्वतंत्रताएं सम्मिलित हैं? तो मैंने बताया था कितनी है वो आपकी 6 तरह की क्या है स्वतंत्रता, जिसमें कि एक आती है आपकी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरी आती है आपकी सम्मेलन की, तीसरी आती है आपकी संघ या समूह बनाने की स्वतंत्रता, चौथी आती है आपकी आबाद विचरण या घूमने की स्वतंत्रता, पांचवी आती है आपकी निवास की, और छठी आती है आपकी आजीविका या व्यवसाय की स्वतंत्रता। तो कितनी स्वतंत्रता है आर्टिकल 19 के तहत? आपकी 6 तरीके की क्या है स्वतंत्रताएं। देखिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है? तो आपको पता है कि मूल अधिकारों से संबंधित जो भी कानून बनाए जाते हैं या मूल अधिकारों को प्रभावित करने के लिए जो कानून बनाए जाते हैं वो हमारी संसद के पास ही है, क्या है, अधिकार। देखिए 113वां संविधान संशोधन से किन किन अनुच्छेदों पर प्रभाव पड़ा? तो देखिए पहले तो आप ये देखिए कि जो 113वां जो संविधान संशोधन था वो किया गया था किसके लिए? ईडब्ल्यूएस के लिए वो किया गया था, और इसमें क्या आरक्षण दिया गया था 10%। कितना? 10% क्या दिया गया था? आरक्षण। तो देखिए जो हमारा जो आर्टिकल जो 15 है उसमें तो क्या है कि जो शिक्षण संस्थान है उनसे संबंधित आरक्षण की बात की गई है। जैसे ओबीसी एससी एसटी को जो आरक्षण है शिक्षण संस्थानों में, एससी और एसटी को जो आरक्षण है वो किसमें दिया गया आपके? वो दिया गया आपके अनुच्छेद 15 में। इसी तरीके से जब ईडब्ल्यूएस 103वां संविधान संशोधन हुआ था तो उसके लिए भी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण दिया गया। शिक्षण संस्थान व अन्य कार्यक्रम, अन्य जैसे योजना या कार्यक्रमों में आरक्षण दिया गया। उसके बाद जो आर्टिकल आपका 16 है उस आर्टिकल 16 में भी आपकी लोक नियोजन में आरक्षण दिया गया है एससी एसटी और ओबीसी के लिए। तो जो ईडब्ल्यूएस का भी जो आरक्षण है नौकरियों में वो कहाँ है आपके? वो है आपके आर्टिकल 16 में, नौकरियों में आरक्षण। तो देखिए आपके ये कौन कौन से जो आर्टिकल हैं वो जोड़े गए थे। देखो इसमें तो जोड़ा गया था आपका आर्टिकल 15(6) और इसमें जोड़ा गया था आपका आर्टिकल 16(6). और ये हुआ कब था आपका? ये 103वां संविधान संशोधन है, ये हुआ था आपका 2019 में, ये संविधान संशोधन हुआ था। देखिए निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ये तो है आपके रेट और ये क्या है आपके प्रावधान की किस्में क्या है? तो मैंने आपको बताया था कि बंदी प्रत्यक्षीकरण जो होता है उसका मतलब क्या होता है आपका? सशरीर प्रस्तुत करना। परमादेश होता है उसको क्या है कि हम आदेश देते हैं। प्रतिषेध का मतलब क्या होता है? रोकना। उत्प्रेषण का मतलब क्या होता है आपका? सूचना देना। क्योंकि उत्प्रेषण तो वो होता है जो उत्प्रेषण और प्रतिषेध दोनों होते हैं, ये मतलब उच्चतम न्यायालयों के द्वारा जारी की जाती है निम्नतर न्यायालयों के लिए अगर वो अपने अधिकार क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो इसमें और इसमें जो अंतर है वो क्या है? यह कार्यपालिका के विरुद्ध भी जारी की जा सकती है। उसके बाद में इसमें एक अंतर इसमें यह है कि जो उच्चतर जो न्यायालय होता है वह अपने पास मामले को अपने पास बुला लेता है। इसमें मामले को अपने पास नहीं बुलाता, इसमें खाली बोलता है कि आप यहीं रुक जाओ। उसके बाद देखो क्या होता है? परमादेश, हम आदेश देते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? 1 में 4 किस में आ रहा है? देखो ये आपका होगा क्या? बी में 3। ये क्या होगा आपका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 1। देखिए किस अनुच्छेद के तहत संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह मूल अधिकारों को लागू करने के लिए कानून बना सकती है? तो ये आपके किस अनुच्छेद के पास है? ये है आपकी आर्टिकल 35 के पास।
और इसमें भी ये है कि जो 34 और 33 जो आपके अनुच्छेद हैं, अगर उनके संबंध में अगर मूल अधिकारों का हनन किया जाएगा तो वह संसद के द्वारा ही किया जाएगा। निम्नलिखित में से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। तो ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि कौन कौन से जो मूल अधिकार हैं वो भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। तो देखिए वो कौन कौन से हैं आपके, देखो वो है आपके 15, 16, 19, 29 और 30। ये 5 मूल अधिकार हैं जो केवल और केवल किसको प्राप्त हैं, केवल और केवल ये भारतीयों को प्राप्त है। देखो इसमें तो आपके शिक्षण संस्थानों से संबंधित जो आरक्षण है, इसमें आपके नौकरियों से संबंधित आरक्षण, इसमें है आपके वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और ये है आपके दोनों क्या कि अल्पसंख्यकों का संरक्षण, भाषा और लिपि का या भाषा और संस्कृति का संरक्षण, भाषा व। तो देखिए आपको यह रखने की आवश्यकता नहीं है कि देखो भाषा और संस्कृति का जो प्रावधान है वो हम विदेशियों के लिए क्यों करेंगे, नहीं तो वो यहीं अपनी संस्कृति का क्या करेंगे, आगे प्रचार प्रसार करेंगे और अपनी संस्कृति को फैलाएंगे। तो ये विदेशियों के लिए नहीं है।